नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। अभी तक अपने सबसे पसंदीदा धारावाहिक फैसला आत्मसम्मान के 9 भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हूँ। इन सब के लिंक आपको प्रत्येक भाग में मिल जाएंगे। तो अब प्रस्तुत है आपके सामने फैसला आत्मसम्मान का भाग 10। मालती जी ने घबराकर लगा हुआ फ़ोन एकदम से बंद करा। अनचाहे ही मालती जी को पता ही नहीं लगा कब उन्होंने वर्मा जी को फ़ोन मिला दिया था, लेकिन बंद करते ही दूसरी तरफ से फ़ोन की बेल की आवाज़ आई। ओह, ये फ़ोन तो वर्मा जी का था। अब मालती जी असमंजस की स्थिति में तो थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जल्दी से फ़ोन उठा लिया। वैसे वह भी दूसरी तरफ से वर्मा जी की आवाज़ सुनना चाह रही थी, लेकिन फ़ोन उठाने के बाद भी वह कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दूसरी तरफ से ही आवाज़ आई। हाँ मालती, बोलो। मालती जी उस आवाज़ को समझने की कोशिश कर रही थी। उस आवाज़ में आज पहले की सी कठोरता नहीं थी। खैर, मधुरता तो उनकी आवाज़ में कभी भी थी ही नहीं, लेकिन आज उनकी आवाज़ में ऐसा क्या था जो मालती जी को अंदर तक द्रवित कर गया। कैसी हो, यह आवाज़ तो वर्मा जी की ही थी। इतनी मधुर सी आवाज़ में वर्मा जी। मालती हैरान थी। उसने वर्मा जी को बताया, वह ठीक है। हाँ, माँ भी ठीक है, सब अच्छा है, कहकर वर्मा जी फिर चुप हो गए। मालती जी ने स्पष्ट बात कही, इतवार को यहाँ पर शायद रिंकू को रोकने के लिए कुछ लोगों ने आना है। अगर आप भी आ जाते तो अच्छा लगता। अब घर में सब लोग इकट्ठे होंगे। मालती जी ने इतने शब्द भी बहुत कुछ सोचते हुए वर्मा जी से बोले और फिर वह चुप हो गई। लेकिन उनकी आशा के विपरीत वर्मा जी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं इतवार को आ जाऊंगा। फिर उन्होंने मालती जी से पूछा, क्या तुमको कुछ पैसों की ज़रूरत है? तो घर में किसी का भी नंबर दे देना, मैं उसके फ़ोन पर ही तुम्हारे लिए पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। अपने कुछ कपड़े या कोई चीज़ भी खरीदनी हो तो वो खरीद लेना। क्या तुमको गहने भी मंगवाने हैं तो मैं लेता आऊँगा। मालती जी एकदम चुप और हैरान थी। अचानक से बोली, नहीं जी, मुझे कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप आ जाओगे यही काफ़ी है। मालती जी ने हैरान होते हुए बहुत धैर्य से बोला, हाँ, मैं इतवार को आ जाऊंगा। ये आवाज़ तो वर्मा जी की ही थी। मालती जी हैरान थी। आज उनकी आवाज़ में कोई तेज़ी भी तो नहीं थी। वह इतने थके थके से क्यों लग रहे थे? वर्मा जी की तबीयत तो ठीक होगी ना? वह सिर्फ वर्मा जी की आवाज़ को ही समझने का प्रयत्न कर रही थी। वह वर्मा जी से कुछ भी क्यों नहीं पूछ पाई? इतने में वर्मा जी ने फ़ोन भी बंद कर दिया था। सुशील और रीना तो ठीक होंगे ना? उनके आने के लिए तो वह कुछ कह ही नहीं पाई। अगर दोबारा से फ़ोन करा तो अब के बार वर्मा जी कहीं गुस्सा ना हो जाए। कोई बात नहीं, मालूम नहीं मालती जी इन बीच किन किन ख्यालों में खो गई थी। कविता भाभी तो अम्मा के साथ में ही व्यस्त थी। मालती जी अब भी वर्मा जी के बारे में ही सोच रही थी। जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि वर्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है और अब
तो उन्हें खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने ही घर को छोड़कर गुस्सा करके वह क्यों चली आई? भला उसकी ये उम्र थी ऐसा बचपना करने की? उन्हें रह रहकर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वर्मा जी ने कुछ बोल भी दिया तो? ऐसा कोई पहली बार तो नहीं बोला था। पर शायद बहू के सामने कुछ भी सुनने में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन रीना बहू को भी समझना और कहना चाहिए था ना कि मम्मी ठीक कह रही हैं। रीना बहू ने ऐसा क्यों नहीं करा? उसने भी यही मान लिया कि मम्मी ही गलत है। लेकिन उसका बहू का भी क्या कसूर? वो तो पता नहीं वे किन किन ख्यालों में खोई हुई थी। बस रह रहकर उसे वर्मा जी की थकी हुई आवाज़ की ही चिंता हो रही थी। फ़ोन रखकर वर्मा जी भी ख्यालों में ही खोए हुए थे। मालती जी के रिंकू के साथ बाहर निकलने तक भी सबको यही ख्याल था कि वह कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन उनके घर से निकलने के बाद उनकी बहू ने ही बोला था, इस उम्र में बचपना करना और ऐसे जाना मम्मी को शोभा देता है क्या? बेटे सुशील ने भी तो अपनी पत्नी का ही समर्थन किया था और पापा की ओर देखा था। वर्मा जी चुप थे। हालांकि वर्मा जी का मन मान रहा था कि मालती जी कह तो सही रही है, इस तरह से झूठा खिलाना और खाना कोई ठीक थोड़े ही है। उनकी माँ भी खाने में बहुत पवित्रता का ध्यान रखती थी। पर आजकल की ये मॉडर्न बहुएं इस विषय में क्या जाने। लेकिन पुरुषोचित अहम किसी का भी साथ देने को तैयार नहीं था। वर्मा जी को समस्या तो दूसरे दिन से ही शुरू हो गई थी। वर्मा जी के सुबह उठने पर चाय तो मालती ही बनाती थी ना। बहुरानी जी को तो देर से ही उठने की आदत थी और वह देर से ही उठी। काम वाली मीनू भी 8 बजे ही आती थी। तब तक मालती जी रसोई का काफ़ी काम तो कर चुकी होती थी। तभी तो बच्चे और वर्मा जी भी नाश्ता करके और अपना लंच लेकर जा पाते थे। 8:30 बजे मीनू के आने के बाद नाश्ता ही मुश्किल से बना। लंच की बात तो छोड़ो, उस दिन वर्मा जी को तो चाय ही 9 बजे मिली थी। अपना खाना भी वर्मा जी ने दुकान पर ही मंगवाया था। अब जब सबने दफ्तर भी जाना है तो घर की चाबी? अभी तक तो मालती जी घर पर होती थी। अब मीनू को ही कहा गया कि तुम दोपहरी को आकर शाम के डिनर का इंतज़ाम कर लेना। उसकी बनाई उन बेस्वाद सब्जियों को खाने के बाद वर्मा जी को पता चला कि उनके लिए सारी सब्जियां और सारा खाना काम वाली मीनू नहीं बल्कि मालती जी खुद बनाती थी। सफाई करने के लिए लगभग 12 बजे काम वाली आती थी, इसलिए उस दिन तो सफाई भी नहीं हो सकी। दूसरे दिन वर्मा जी दुकान पर नहीं जा सके। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि बेड टी पिए बिना भी पूरे दिन घर के काम से मुक्ति नहीं मिलती। घर में कितना काम होता है। अपने कपड़े तक संभाल के रखने की आदत नहीं थी वर्मा जी को। बहुरानी तो अपना काम कर ले वही काफ़ी था। किसी को भी बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तब पता चलता है। यह भी वर्मा जी को मालती जी के जाने के बाद ही पता पड़ा कि उनका जो रुबाब है ना, वो भी मालती जी के ही कारण था। इतनी बात तो उन्हें 2 दिन में ही समझ आ गई थी। स्थिति बिगड़ते बिगड़ते इन हालातों तक आ गई थी कि रोटी बनाने वाली मीनू सच में ही काम छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि रसोई में ही नहीं, घर से भी सुशील और रीना की घड़ी और कान के टॉप्स नहीं मिल रहे थे। मीनू के सिवा और कोई उस दिन घर में था भी तो नहीं। लेकिन मीनू से पूछा तो वह भड़क गई और बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि मीनू काम छोड़कर चली गई।
अब झाड़ू पोछा वाली ने बहुत एहसान करके सवेरे आकर रसोई का काम भी संभालने को तो कह दिया था, लेकिन सप्ताह में केवल 2 ही दिन झाड़ू पोछा हुआ था। प्रिया और सुशील तो अपने ऑफिस में ही खाना खा रहे थे। हाँ, अब वर्मा जी के लिए सुबह शाम का घर में टिफ़िन लग गया था। फुल्ली ऑटोमेटिक कपड़े धोने की मशीन में भी वर्मा जी को कपड़े धोने कहाँ आते थे। बहुरानी अपने और सुशील के कपड़े धो ले, वही काफ़ी था। उनको तो इतना भी समय नहीं मिलता था। हर समय चिड़चिड़ाने और अकड़ने वाले वर्मा जी अब बेहद शांत हो चुके थे। खाने में कमियां निकालकर प्लेट फेंकने वाले वर्मा जी अब कच्ची दाल या बहुत मिर्च और कम नमक की सब्जी बिना कुछ बोले चुप करके खा रहे थे। कोई देखने सुनने वाला था भी कहाँ। सुशील और प्रिया तो डिनर करके अब काफ़ी देर से ही घर आने लगे थे। दरवाज़ा खोलकर उस फैले हुए अव्यवस्थित घर में घुसने पर मालती जी की यादें सामान के जैसे चारों ओर बिखरी हुई दिखती थीं। उस रात को जब सुशील ने रीना से रसोई में झूठे पड़े बर्तन धोने के लिए कहा तो वह भी बरस पड़ी कि अगर पापा अपनी चाय बनाते हैं तो अपने बर्तन नहीं धो सकते। मैं थकी हुई हूँ, मैं कोई काम करने वाली नहीं हूँ। आज रह रह कर उन्हें मालती जी की बहुत याद आ रही थी और साथ ही अपने व्यवहार पर बहुत शर्म भी। मालती जी का अचानक से फ़ोन आया और बंद हो गया। वर्मा जी ने अपने फ़ोन में जब मालती जी की मिस्ड कॉल देखी तो उन्होंने खुद ही मालती जी को फ़ोन घुमाया था। यहाँ भाग 10 ख़त्म होता है। अब भाग 11 मैं अगले बार में प्रस्तुत करूँगी। पसंद आने पर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।